द लैंसेट की एक स्टडी के मुताबिक यहीं से शुरुआत होती है डायबिटीज मेलाइटिस की। ओबेसिटी कुछ इस तरह का होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लग सकता है, TDEE से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करता है, तो अल्टीमेटली उसका वेट गेन होना पॉसिबल हो जाता है। अगर प्रेजेंट टाइम में स्पेस में चल रहे किसी मिशन की बात करें, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांसमेंट की बात करें, या फिर कैंसर जैसी कॉम्प्लेक्स डिजीज के परमानेंट ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की बात करें, या ऐसी ही कोई और फील्ड, सभी फील्ड्स में इम्प्रूवमेंट एंड न्यू रिसर्चेस की पेस काफ़ी तेज़ हो चुकी है। अब अगर कॉमन सेंस से सोचा जाए तो ऐसा ही लगता है कि इन सभी फील्ड्स की एडवांसमेंट फ्यूचर में और ज़्यादा देखने को मिलेगी, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। अगर बात की जाए हेल्थ की फील्ड की, तो आजकल जो डिजीजेस कॉमन हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसे कॉमनली शुगर की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, और इसी तरह ओबेसिटी, हार्ट डिजीज या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सभी के इंसिडेंट्स फ्यूचर में कम हो जाएंगे या फिर इसका ऑपोजिट देखने को मिलेगा। जैसे कि फ्यूचर में स्टेम सेल थेरेपी, आर्टिफिशियल पैनक्रियाज जिसे क्लोज लूप सिस्टम भी कहा जाता है, या फिर स्मार्ट ग्लूकोज रिस्पॉन्सिव इंसुलिन, या जीन थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, इनमें से कुछ के एप्लीकेशन तो अभी भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं हैं। और इसी तरह नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स को फ्यूचर में देखा जाए तो इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। द लैंसेट की एक स्टडी के मुताबिक 2021 में 5 to 9 मिलियन डायबिटिक पेशेंट वर्ल्ड वाइड पाए गए, और माना गया 2050 के आते आते ये नंबर 1.31 बिलियन तक पहुंच सकता है। बावजूद एडवांस टेक्नोलॉजी के नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स बढ़ जाएंगे, और ये ट्रेंड सिर्फ इसी पर्टिकुलर डिजीज़ में देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि ऐसी बहुत सारी डिजीज़ेस हैं जिनका ट्रेंड कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा फ्यूचर में। अब जैसे कि डायबिटीज़ आजकल भी एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू बन गया है, तो आइए इसे अच्छे से समझ लेते हैं। अगर डायबिटीज़ को सिंपली समझा जाए तो नॉर्मली ऐसा होता है जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रेंज से हाई हो जाता है, तो बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे इंसुलिन कहा जाता है। क्यों? ताकि ब्लड में बढ़ा हुआ ग्लूकोज सेल्स में जा सके। अब ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? इसका सिंपल सा आंसर है ताकि एटीपीज बन सके, एनर्जी बन सके। अब इमेजिन करो क्या होगा अगर यही इंसुलिन डेफिशिएंट हो जाए, इस इंसुलिन की कमी हो जाए, या फिर इस इंसुलिन का रेजिस्टेंस देखने को मिले। यहीं से शुरुआत होती है डायबिटीज़ मेलाइटिस की। अब अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को सिंपली समझने की कोशिश करें तो इमेजिन करो ये इंसुलिन हार्मोन एक डोर की तरह है और सेल्स एक डोर लॉक की तरह। क्या होगा अगर ये कीज, ये इंसुलिन इस डोर लॉक में लगे और डोर खुले ही ना? मीन्स कि क्या होगा अगर ये इंसुलिन सेल्स पर एक्ट करें और ग्लूकोज सेल्स के अंदर जा ही ना सके। यही होता है बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है, क्या होगा अगर ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज ब्लड में ही रहे, सेल्स के अंदर ना जाए? इससे देखने को मिल सकती हैं बहुत ही डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस। अब टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ भी देख लेते हैं। डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल डायबिटीज़, या फिर अदर स्पेसिफिक डायबिटीज़ जैसे MODY यानी मैच्योरेशन ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग सेकेंडरी डायबिटीज़। ये 4 इसकी टाइप्स होती हैं। जो टाइप 1 होता है ये यंग पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, जैसे चिल्ड्रन, एडोलसेंट वगैरह। और टाइप 2 डायबिटीज़ जनरली एडल्ट या एल्डर पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टाइप 2 डायबिटीज़ सिर्फ और सिर्फ एडल्ट या एल्डर पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। इस इंडियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स को ही देख लीजिए। 37 एडोलेसेंट्स के रिकॉर्ड को एनालाइज किया जाता है। हीमोग्लोबिन A1C ये 10.1 प्लस माइनस 1.9% पाया जाता है। हीमोग्लोबिन A1C
बेसिकली यहाँ पे इन्होंने एक ब्लड टेस्ट किया है ताकि ये पास्ट के 2 या 3 मंथ के एवरेज ब्लड ग्लूकोज को मेजर कर सकें, और ये नॉर्मली लेस देन 5.7% होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा बढ़ गया है। कह सकते हैं कि इनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही में देखा गया BMI SDS यानी बॉडी मास इंडेक्स स्टैंडर्ड डिविएशन स्कोर। सिंपली समझा जाए तो अगर किसी चाइल्ड का या एडोलेसेंट का BMI SDS 0 आता है, इसका मतलब उसका वेट उसके एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल है या फिर एवरेज है। इसी तरह अगर किसी चाइल्ड का या एडोलेसेंट का BMI SDS पॉजिटिव आता है, इसका मतलब वो ओवरवेट है या फिर ओबीस है। इसी तरह अगर किसी चाइल्ड या एडोलेसेंट का BMI SDS नेगेटिव आता है, इसका मतलब वो अंडरवेट है या फिर उसका वेट उसके एज के अकॉर्डिंग कम है। तो आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, 2.0 ± 0.8। अब अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी देखने को मिले तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिले तो टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। अब अगर बात करें सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ की, तो इन्हें भी देख लेते हैं। डायबिटीज़ के जनरल सिम्टम्स की बात करें तो इसमें पोलीयूरिया यानी बहुत ज़्यादा यूरिन आना, या पोलीडिप्सिया यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगना, या फिर पोलीफेजिया यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगना, और साथ ही में वेट लॉस जो कि कॉमनली टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ एसोसिएट होता है, या फिर फटीग देखने को मिल सकती है, ब्लर विजन देखने को मिल सकता है, और साथ ही में रिकरेंट इन्फेक्शन या फिर जो वाउंड हीलिंग होती है वो डिले हो सकती है। इस तरह के सिम्टम्स दिख सकते हैं। किसी भी इंसान को अगर इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं तो उसे जल्द से जल्द अपना ब्लड टेस्ट या फिर यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए। अब अगर बात की जाए डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस की, तो टाइप 1 डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन को हम एक्यूट या क्रोनिक में डिवाइड कर सकते हैं। अगर एक्यूट पे देखें तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस देखने को मिलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टाइप 1 डायबिटीज़ का। और इसी तरह इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसी तरह देखें क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़, तो इसको हम माइक्रोवेस्क्यूलर या फिर मैक्रोवेस्क्यूलर में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह अगर माइक्रोवेस्क्यूलर के कॉम्प्लिकेशन को देखें तो इसमें रेटिनोपैथी, ब्लर विजन हो सकता है, या फिर नेफ्रोपैथी मीन्स के किडनी की कोई कंडीशन जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज देखने को मिल सकती है, या फिर न्यूरोपैथी जिसमें ऑटोनोमिक डिसफंक्शन हो सकता है, सेंसरी लॉस दिख सकता है। और इसी तरह अगर मैक्रोवेस्क्यूलर कॉम्प्लिकेशन को देखा जाए, इसमें CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज देखने को मिल सकती है, सेरिब्रोवेस्क्यूलर डिजीज देखने को मिल सकती है, या फिर डायबिटिक फूट अल्सर देखने को मिल सकता है। और इस कंडीशन से जैसे ओस्टियोमाइलाइटिस देखने को मिल सकता है, या फिर गैंग्रीन देखने को मिल सकता है। इसी तरह अगर बात की जाए टाइप 2 डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन की, तो इसको भी हम एक्यूट या क्रोनिक में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम एक्यूट में देखें तो इसमें हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, जो कि पर्टिकुलरली टाइप 2 डायबिटीज़ में ये कंडीशन देखने को मिलती है, इसमें भी इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। इसी तरह बात की जाए क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, तो इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं माइक्रोवेस्क्यूलर या मैक्रोवेस्क्यूलर में। माइक्रोवेस्क्यूलर में सेम रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। मैक्रोवेस्क्यूलर में इस्कीमिक हार्ट डिजीज, जिसको हमने आगे वीडियो में डिस्कस किया है, स्ट्रोक या पेरिफेरल वेस्क्यूलर डिजीज, डायबिटिक फूट अल्सर देखने को मिल सकता है। इसी तरह बात की जाए जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, जो कि प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, तो इसको भी हम एक्यूट या क्रोनिक में डिवाइड कर सकते हैं। अगर बात करें एक्यूट की, तो इसमें प्री एक्लेम्सिया मीन्स के फीमेल्स में हाइपरटेंशन या प्रोटीन्यूरिया देखने को मिलता है। और इसी तरह बात करें क्रोनिक की,
तो फीमेल्स को डायबिटीज़ टाइप 2 से सफ़र करना पड़ सकता है लाइफ टाइम के लिए। और इसी तरह अगर बात करें अदर स्पेसिफिक डायबिटीज़ मेलाइटिस, तो इसमें MODY मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग या फिर सेकेंडरी डायबिटीज़, जो कि कुछ कंडीशंस जैसे कि कशिंग सिंड्रोम या फिर पैनक्रियाटाइटिस से इनसे सेकेंडरी डायबिटीज़ हो सकती है। अब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमें सिम्टम्स जैसे कि हमने देखे पोलीयूरिया, डिहाइड्रेशन, पॉलीडिप्सिया वगैरह का रीज़न या कॉज पता चलेगा। यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की बात कर रहे हैं, न कि सिर्फ कीटो एसिडोसिस। जैसा कि हमें पता है टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी होने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है और ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज सेल्स में नहीं जा पाता, जिसकी वजह से सेल्स स्टार्व करने लगते हैं। सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत है लेकिन सेल को एनर्जी नहीं मिलती। अब इस पर कुछ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स अपना एक्शन दिखाने लगते हैं, जैसे ग्लूकागोन या फिर कॉर्टिसोल। ये ख़ास तौर पर 2 प्रोसेस करवाते हैं, जैसे ग्लाइकोजिनोलिसिस या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करना, जो कि स्टोर्ड ग्लूकोज होता है जैसे कि लीवर में, इसका वापस से ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाना। और ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जैसे प्रोटीन वगैरह से ग्लूकोज बनाना। ये दोनों ही प्रोसेस कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने में। इंसुलिन की तो डेफिशिएंसी है, क्या उन सेल्स में इजीली ग्लूकोज पहुंच पाएगा जिनमें इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज एंट्री होती है, जैसे स्केलेटन मसल के सेल्स, एडिपोज टिश्यू के सेल्स या फिर कार्डियक मसल्स के सेल्स भी। इंसुलिन डिपेंडेंट पाथवे से तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इस ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है, रीनल थ्रेशहोल्ड को क्रॉस कर जाता है, दैट इज 180 mg/dl, जिसकी वजह से ग्लूकोज यूरिन में निकलने लगता है। इस ग्लूकोज के यूरिन में लॉस होने के साथ वाटर, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम भी लॉस होने लगते हैं, जिससे होता है पोलीयूरिया, मीन्स के ज़्यादा यूरिन आना, डिहाइड्रेशन, और होता है पोलीडिप्सिया, मीन्स ज़्यादा प्यास लगना। एक और प्रोसेस होता है कि फैट कन्वर्ट होता है फ्री फैटी एसिड में। ये फ्री फैटी एसिड जब लिवर में पहुंचता है तो कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है। ये कीटोन बॉडीज क्या करेंगे? कीटोन बॉडीज एज फ्यूल एज एनर्जी का काम करते हैं। जब ये कीटोन बॉडीज बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगते हैं तो ब्लड का पीएच एसिडिक होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये कीटोन बॉडीज एसिडिक होती हैं, तो इससे एक कंडीशन आती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस से बचने के लिए लंग्स ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को एक्सेल करते हैं और इससे पेशेंट्स में एक ब्रीदिंग पैटर्न देखने को मिलता है, जिसे कुज़मोव ब्रीदिंग कहा जाता है। और ये ब्रीदिंग पैटर्न कुछ इस तरह का होता है। और एक और मैकेनिज्म होता है कि हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम का एक्सचेंज होता है, मींस के हाइड्रोजन आयन ब्लड से सेल्स में जाते हैं और सेल से पोटेशियम ब्लड में आता है। इससे ब्लड में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसे हाइपर कैलेमिया कहा जाता है। लेकिन पोटेशियम का लॉस तो यूरिन में भी हो रहा है, इसीलिए ओवरऑल डिप्लीशन देखने को मिलती है पोटेशियम लेवल की बॉडी में। जब इंसुलिन ट्रीटमेंट दिया जाता है तो ये पोटेशियम वापस सेल्स के अंदर जाने लगता है। इसके बाद इवन के हाइपोकैलेमिया भी देखने को मिल सकता है, इसीलिए पोटेशियम मॉनिटरिंग इम्पोर्टेंट है ट्रीटमेंट के दौरान। अब दूसरा बड़ा हेल्थ इश्यू जो फ्यूचर में देखने को मिलेगा, दैट इज ओबेसिटी। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2023 के अकॉर्डिंग 2035 के आते आते हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दैट इज 4 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन ओबेसिटी या ओवरवेट से सफ़र करने लगेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है। अब ये जो ओबेसिटी है, ये मोटापा है,
इससे सिर्फ वेट का गेन होना ही एक इशू नहीं है, बल्कि इससे हो सकती हैं दूसरी बड़ी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। अब ये जो ओबेसिटी है, इसके कुछ बड़े रीजंस हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला और कॉमन सा रीजन है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब होता है नो और नेग्लिजिबल फिजिकल एक्टिविटी, मतलब कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करना, बस एक ही जगह पड़े रहना। जैसा कि आमतौर पर देखने को मिलता है इंडोर गेम्स खेलने में, टीवी देखने में, या फिर अननेसेसरी टाइम पर ड्राइविंग करने पर। इन सभी एक्टिविटीज़ में अगर आप देखें तो इंसान फिजिकली एक्टिव नहीं है बहुत ज़्यादा। और दूसरा बड़ा रीज़न है हाई कैलोरीज डाइट को बार बार कंज्यूम करना, और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जंक फूड को रिपीटेडली कंज्यूम करना। जंक फूड्स का बेसिकली मतलब होता है इसमें शुगर या सॉल्ट या ऐसी ही कोई और चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाली गई हो। जंक फूड्स टेस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग सकते हैं, लेकिन कैलोरीज में काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अगर कोई इंसान रिपीटेडली जंक फूड्स को कंज्यूम करने की आदत बना लेगा, अल्टीमेटली उसका अनहेल्दी वेट गेन हो जाता है। और तीसरा बड़ा रीज़न जेनेटिक भी हो सकता है। अब अगर किसी इंडिविजुअल की सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और साथ ही में वो अपनी TDEE यानी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर से ज़्यादा खाता है, तो अल्टीमेटली उसका अनहेल्दी वेट गेन हो सकता है। अब ये TDEE क्या होता है, इसे सिंपली समझा जाए तो इसमें TDEE का यही मतलब होता है कि 24 आवर्स में एक इंडिविजुअल की बॉडी कितनी कैलोरीज को बर्न करेगी, या फिर कह सकते हैं 24 आवर्स में एक इंडिविजुअल को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज BMR प्लस थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड प्लस एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस प्लस नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अगर BMR को सिंपली समझा जाए तो इसका यही मतलब होता है कि रेस्टिंग स्टेट पे एक इंडिविजुअल की बॉडी को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है खुद के बेसिक फंक्शंस को चलाने के लिए, जैसे ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन या ऐसे ही कोई और प्रोसेसेस। अब थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड को सिंपली समझा जाए तो इसका यही मतलब होता है कि जो आप फूड कंज्यूम करते हो उसको प्रोसेस करने में, उसे डाइजेस्ट करने में, उसे एब्जॉर्ब करने में बॉडी को कितनी कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी। इसी तरह एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस की बात करें तो अगर कोई इंडिविजुअल वॉलंटरीली कोई एक्सरसाइज करता है तो वो कितनी कैलोरीज को बर्न करेगा। इसी तरह अगर नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस को समझें तो आपकी बॉडी अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ जैसे कि किचन के काम, घर में चलना, स्टेयर्स क्लाइंबिंग वगैरह। BMR इसको मैंने पहले एक्सप्लेन किया, बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इक्वेशन से, जैसे मिफ्लिन सेंट ज्योर इक्वेशन या फिर हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन। अब आपको ये इक्वेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिंपली गूगल पर टाइप करना है BMR कैलकुलेटर, और वहाँ आपको अपनी एज, अपना वेट, अपना जेंडर, अपनी हाइट मेंशन करनी है। ये आपको आपका BMR निकाल के दे देगा। अब ये बात तो रही ओबेसिटी की, अब इससे बचा कैसे जाए, इसके रिस्क फैक्टर को कम कैसे किया जाए? इसका सिंपल सा आंसर है डाइटरी मॉडिफिकेशंस करके और फिजिकली एक्टिव रह के। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशन को देखा जाए तो 18 to 64 ईयर्स के रेंज में जो लोग आते हैं, मीन्स के अडल्ट्स, उन्हें एटलीस्ट 150 to 300 मिनट्स की मॉडरेट इंटेंसिटी की एरोबिक फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। मीन्स के वो एक्टिविटीज़ जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ने लगता है, आपके लंग्स की एक्टिविटीज़ बढ़ने लगती है, ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ने लगता है, और जिसमें लार्ज मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, या फिर 75 to 150 मिनट्स के बीच में कोई भी विगोरस एरोबिक फिजिकल
एक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन दोनों का। अब अगर कोई इंसान वेट मैनेजमेंट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। कैलोरीज मॉनिटरिंग, कैलोरीज ट्रैकिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वेट मैनेजमेंट का, और इसके लिए TDEE का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब TDEE को कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए किसी बड़े फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली अपने BMR को कैलकुलेट करके उसे मल्टीप्लाई कर देना है एक्टिविटी फैक्टर के साथ। अब ये एक्टिविटी फैक्टर क्या होता है? एक्टिविटी फैक्टर हर इंडिविजुअल का अलग अलग हो सकता है, ये उसकी फिजिकल एक्टिविटी पे वैरी करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल सेडेंट्री है तो उसका एक्टिविटी फैक्टर होगा 1. और इसी तरह अगर एक इंडिविजुअल लाइटली एक्टिव है तो उसका एक्टिविटी फैक्टर होगा 1.375। और इसी तरह अगर एक इंडिविजुअल मॉडरेटली एक्टिव है तो उसका एक्टिविटी फैक्टर होगा 1.55। और इसी तरह अगर एक इंडिविजुअल एक्टिव रहता है, मीन्स के मॉडरेट एक्टिविटी से ज़्यादा एक्टिविटी होती है, उसका एक्टिविटी फैक्टर होगा 1.725। और इसी तरह अगर एक इंडिविजुअल इससे भी ज़्यादा एक्टिव है तो एक्टिविटी फैक्टर होगा 1.9। आपको सिंपली अपने BMR को मल्टीप्लाई कर देना है इस एक्टिविटी फैक्टर के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंडिविजुअल का वेट 65 है, एज 23 है, हाइट 170 सेंटीमीटर है, उसका जेंडर मेल है, तो उसका BMR है 1603। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एक्टिविटी फैक्टर के साथ। अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो लाइटली एक्टिव रहता है पर वीक, तो उसका एक्टिविटी फैक्टर होगा 1.375। तो हम 1603 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.375 के साथ। अब अगर एक इंडिविजुअल की सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और वो रिपीटेडली TDEE से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करता है तो अल्टीमेटली उसका वेट गेन होना पॉसिबल हो जाता है।